हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा प्रश्न है पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। जो भी ये 20 प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद बी 356, यहाँ पे सी में क्या अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 360 इज राइट आंसर। मतलब एक बात आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 360 में दे रखा है। इस क्वेश्चन में और भी देखा जाए तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और साथ में ही साथ अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। हमारा जो दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया ब्रैकेट में महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा में? ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में? ऑप्शन सी सांसद के किसी भी सदन में? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। संसद के किसी भी सदन में आप महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं। ये जो बात कही गई है वह आर्टिकल 61 में बात ये कही गई है। क्लियर है? हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक बैठाई गई थी। तो जो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये जो बैठक कहाँ बैठक हुई थी, तो ये आपको क्या बताएंगे आप कि ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। जो हमारा जो प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। मतलब कह सकते हैं जो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य जो गठित हुआ था वह क्या था? पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगर आपसे ये पूछेगा कि ये जो राज्य किस सन में ये गठित हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ये भाषाई आधार पर ये होता है। अगर पूछेगा किस भाषा के आधार पर, तो आपका जो आंसर होगा वह तेलुगु भाषा के आधार पर इसको पहले राज्य की दर्जा दिया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं जो प्रस्तावना होता है भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है? अगर इससे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानें, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी मानी जाती है, क्योंकि यह संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को दर्शाती है। क्लियर है? अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या होगा कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, या सोवियत संघ से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? तो जो इसका जो हमारा जो आंसर होगा वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मतलब कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा जाए तो ये कब लाया गया था, तो ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पंचायती राज, देखिए भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ब्रैकेट में नागौर, मध्य प्रदेश। जो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब जो भारत
में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान से हुई थी। जो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा। वो भी राजस्थान में कहाँ से, तो नागौर से हुआ था। क्लियर है। और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाने तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की शुभारंभ की गई थी। ये आपको ये ध्यान देना है कि जो ये कब पंचायती राज वहाँ पे शुभारंभ हुआ था। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा चुनाव को लड़ने, देखिए यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए और 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें से जो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब यदि आपका उम्र 25 साल हो गया है तो आप क्या लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार के रूप में चुने जा सकते हैं, मतलब आप उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाए तो भारत का नागरिक होने के साथ साथ देखिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको 25 साल तो होना चाहिए और साथ में साथ आप भारत के नागरिक हो। और क्या होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए आपसे पूछा लोकसभा का तो आप बोलेंगे 25 साल। यदि आपसे राज्यसभा बोलेगा तो आप क्या बताएंगे, 30 साल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 30 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए हमारी उम्र 25 साल होनी चाहिए और साथ में आप भारत के नागरिक हो। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, 8, 10, 15, 12। इसमें से जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अभी वर्तमान समय की बात की जा रही है तो वर्तमान समय में जो भारत में जो अनुसूचियां है टोटल कितनी है, और 12 है। तो इसमें जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा सी 12 अनुसूचियां है। यदि हम बात करें जब हमारा संविधान बना था तो उस वक्त अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। जब हमारे भारत की जो संविधान बनी थी तो उस वक्त 8 थी। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में क्या पूछेगा, यदि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपका जवाब होगा 8 होगा। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि संसद के 2 सत्रों के बीच, देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर क्या है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है और 9 महीने हो सकता है। तो देखिए संसद के 2 सत्र, मान लीजिए संसद का मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा, यदि एक बार यहाँ पे मीटिंग बैठ गई तो जो अगला जो मीटिंग बैठेगा तो इसके बीच की जो समयावधि होती है वह 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे अधिकतम 6 महीना गैप हो सकता है। अगर 6 महीना से ज़्यादा गैप होता है तो ये हमारी जो सभा भंग हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो, दोनों सत्रों के बीच के जो गैप होता है वो 6 महीनों के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा होना नहीं चाहिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, सांसद करता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है या फिर राष्ट्रपति करता है। तो जो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कह देंगे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये जो बात लिखी गई है किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे, 324 के दूसरे भाग में ये दिया गया है। जो ये राष्ट्रपति जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति करता है वह 324 के दूसरे भाग में ये बात दी गई है। आर्टिकल 324 याद रखिएगा, ये आर्टिकल पूछेगा तो 324 के भाग दूसरे में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है, 4 वर्षों को होता है, 5 वर्षों को होता है, अस्थाई या फिर 6 वर्षों को होता है। ये अस्थाई तो नहीं हो सकता क्योंकि सबको मौका मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के जो टाइमिंग होती है, यदि आप एक बार चुनाव लड़ के जीतते हैं तो आप 6 साल तक क्या होता है कि आप पद पर रह सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ देगा, जो कि अभी हमने देखा कि जो राज्यसभा में उम्मीदवारों की जो लड़ने की जो उम्र होती है वह 30 साल होनी चाहिए। मतलब 30 साल से यदि कम होता है तो आप चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं। यदि यही आपसे पूछेगा लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा के जो कार्यकाल की जो टाइमिंग होता है वह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और इसके लड़ने का जो उम्र कितना होता है वो 25 साल होता है। यदि आप 25 साल के होते हैं तो आप लोकसभा के चुनाव को आप लड़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसमें जो आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन,
44वां 91 संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा जो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कह सकते हैं 86वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनाएगा। मौलिक अधिकार का मतलब कि ये जो शिक्षा का अधिकार सबको मिलनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार में आता है। ये मौलिक अधिकार जितने भी होते हैं वो सभी को, इसमें ना ही अमीर गरीब के आधार पर नहीं दिया जाता। ये प्रत्येक, यदि आप भारत में जन्म लिए हैं तो आपका अधिकार शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। यदि कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जाने तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि किस सन में जोड़ा गया था, तो आपका जवाब होगा 2002 के तहत जोड़ा गया था। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, आर्टिकल पूछ देगा तो 21 का ए। और बच्चे का उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 6 वर्ष से 14 साल तक होनी चाहिए। मतलब इतने उम्र के बच्चों को शिक्षा लेना ही लेना है, मतलब आप इस उम्र के बच्चों से काम आप नहीं करा सकते हैं। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देखिए, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो इसका जो आंसर होगा वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे हम जानें तो क्या है कि आधुनिक मनु के नाम से प्रसिद्ध और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर, जिनका जो पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के कानून और न्याय मंत्री बने। ये देखिए, कानून के साथ साथ न्याय मंत्री भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये न्याय मंत्री भी बने थे। क्लियर है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष और 70 वर्ष। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। मतलब जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होता है, यदि देखा हाई कोर्ट का होता है प्रत्येक राज्य में होता है, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी होता है। तो ये याद रखिएगा कि राज्य सबसे जो बड़ा कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। क्लियर है। वो सुप्रीम कोर्ट होता है। जो ये हाई कोर्ट होता है और राज्य का होता है। यदि राज्य से यदि हाई कोर्ट से मैटर अगर सॉल्व नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है। ये जो इसकी ये बात करें सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पे दिल्ली में है। क्लियर है, याद रखिएगा कि दिल्ली में है। इसमें पूछा, आपको आंसर पता चल ही चुका होगा कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो 62 वर्ष होती है। ये आप याद रखिए। यदि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात जाने तो इसमें हम क्या क्या, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि देखिए ये क्या था, ये हाई कोर्ट के लिए, ये हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए कितना है, तो ये हाई कोर्ट के लिए 62 है। यदि यही आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आप बताएंगे 65 साल। हाई कोर्ट के लिए 62 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल। ये आप याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन इसमें 2 बन सकते हैं, हाई कोर्ट के लिए 62 साल होता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल के बाद आप रिटायरमेंट आपको लेना ही पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर वित्त मंत्री होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाता है वह ऑप्शन नंबर भी प्रधानमंत्री होता है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष, जो ये आपको जो नीति आयोग है, ये 2015 से पहले किस सन से, ये 2015 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। ये 1 जनवरी 2015 के बाद, ये 1 जनवरी 2015 के बाद ये नीति आयोग के नाम से जाने लगा। और इसके जो अध्यक्ष कौन होता थे, प्रधानमंत्री होता है। इसे आपको याद क्या रखना है, नीति आयोग 2015 से ये योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था और 1 जनवरी 2015 के बाद इसे नीति आयोग के नाम से जाना लगा। और जो इसके जो अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री जो भी होगा वही इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्लियर है। यदि इस समय पूछा जाए कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा, नरेंद्र मोदी होंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किस भाग में, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में संविधान के मौलिक कर्तव्यों का ये बताया गया किस पे, भाग 3 में। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे कि जो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, किसमें 12 से लेकर के 35 तक ये आपको दिया गया। मतलब
आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक ये मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और भाग पूछेगा तो भाग तीन मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल क्या होगा 12 से 35, ये आप याद रखना है। मौलिक कर्तव्य किस किस अनुच्छेद से लेकर के, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सुप्रीम कमांडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होता है, रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है। तो जो इसका जो हमारा आंसर क्या होता है, वो राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन नंबर 3, मतलब जो भी आर्मी, देखिए यहाँ पे क्या होता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, क्या होता है ये नेवी, इन तीनों का जो मुख्य सेनापति कौन होता है, तो हमारा राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। जो भी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे, सर्वोच्च सेनापति के सर्व सेनापति के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप वर्तमान समय में आपसे पूछेगा तो जो भारत के जो भी हमारी राष्ट्रपति होंगी उन्हीं वही हमारी क्या होंगी, सेनापति होंगी। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। अगर कोई सभा में कोई भी अगर लोकसभा कैंडिडेट है तो वो अगर उसे अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको, राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। तो जो इसका जो आंसर होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। क्लियर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो त्यागपत्र को क्या करते हैं, ये अध्यक्ष को सौंप देते हैं। ये लिखित रूप में होता है, ना कि ये ओरल होता है। आप लिखित रूप में पहले उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष क्या करता है, वो अध्यक्ष को देता है। देखिए हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368। तो जो हमारा जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 368 के तहत हम भारत के यहाँ पे संविधान में हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि संविधान की यदि जो भाग पूछ देगा, यदि आपसे भाग पूछ देगा तो क्या होगा, भाग आपका ये 20 हो जाएगा। 20वें भाग में ये चीज़ें दे रखा है। ठीक है, 20वें भाग और अनुच्छेद कितना होगा, 368, अनुच्छेद 368 और भाग 20, इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दे रखा है। ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।